मॉर्निंग, मेरा नाम संजीव है और मैं जे टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स कोच हूँ। मेरा आज का सेशन जो है वो वार्म अप एंड कूलिंग डाउन पे है। तो वार्म अप क्यों इम्पॉर्टेंट है? वार्म अप एक्चुअली सभी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के पहले आपको करना चाहिए। वार्म अप जो है वो आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करता है कि आप रेडी हो जाएं उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वार्म अप से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होता है एंड जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो आपके मसल्स में, नर्व्स में उसका फ्लो जो है वो फास्ट हो जाता है एंड देन आपको मेंटली भी प्रिपेयर करता है कि आप किस तरह से आप एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। एंड लास्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जब भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो हमारी इंजरीज़ का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वार्म अप हमारे को इंजरीज से भी बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब मैं आपको वार्म अप का एक डेमो देने वाला हूं जिसमें मैं 10 एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा और हर एक एक्सरसाइज को आप 30 सेकेंड्स के लिए आप कंटिन्यू करेंगे। आप पहला एक्सरसाइज जो है आप वॉक के साथ में स्टार्ट करें। जस्ट आप घर पे कहीं पे एक स्पेस खोज ले जहाँ पे आप वॉक कर सकें। जस्ट आपको वॉक करना है एंड आपका वॉक जो होगा वो एक्टिव वॉक होगा, जहाँ पे आपका आर्म्स का मूवमेंट काफ़ी जो नॉर्मल वॉक से वो ज़्यादा होना चाहिए। फिर आप वॉक करेंगे आर्म्स मूवमेंट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आप हाई नी के साथ में वॉक कीजिए। फिर आप एक जगह खड़े रह के आप बट किक्स कर सकते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हाई नी पुल्स आप कर सकते हैं। इसको आपको कोऑर्डिनेट करना है। फिर एक ही जगह पे खड़े होके आप 30 सेकेंड्स के लिए आप जॉग कर सकते हैं। देन टॉर्सो ट्विस्ट, देन स्क्वाट्स। फिर ये 30 सेकेंड्स के लिए आपको कंटिन्यू करना है। देन चेंज, लेग्स के मूवमेंट फॉरवर्ड होंगे एंड ट्राई टू टच। दोनों हाथ से आप टोज को टच करने का कोशिश करेंगे। 15 सेकेंड्स लेफ्ट लेग के साथ, 15 सेकेंड राइट लेग के साथ। देन बॉक्सेस शफल, ये 30 सेकेंड्स के लिए आप कर सकते हैं। तो ये 10 एक्सरसाइजेस आप घर में एक ही जगह खड़े रह के आप कर सकते हैं। अभी आपने क्या देखा होगा कि जब आप नॉर्मल पोजीशन पे थे, आफ्टर डूइंग वार्म अप आपके हार्ट रेट बढ़ गई होगी, आपको स्वेटिंग हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया होगा। अब आप जो है आप अपने स्पेसिफिक इवेंट्स, स्पोर्ट्स के लिए आप आगे जाके अपने एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म कर सकते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। गुड मॉर्निंग, मैं हसन इमाम मलिक, कोच टाटा स्टील हैंडबॉल ट्रेनिंग सेंटर, आज आपके बीच हैंडबॉल से जो बातें हैं मैं आपको बताऊंगा। एक जानकारी कि जो टाटा स्टील हर साल समर कैंप लगाती थी, इस बार कोरोना जैसी बीमारी की वजह से हम लोग वो कैंप नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसको हम लोग डिजिटल कैमरा के माध्यम से हैंडबॉल की तमाम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। मेरे कलीग फिरोज़ खान जो एक अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी हैं, आगे की जानकारी वो आपको देंगे। गुड मॉर्निंग, आई एम फिरोज़ खान, फॉर्मर इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर। मैं आपको जस्ट हैंडबॉल के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे मेरे कलीग हसन साहब ने बताया कि जो हर साल यहाँ समर कैंप होता था, इस बार ग्राउंड में नहीं होके आपके घर तक पहुँचेगा। कैसे सीखना आपको बताया जाएगा। इसके बाद मैं आपको इस ग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड में टोटल कितने प्लेयर होते हैं, इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, गोलकीपर कहाँ रहते हैं, मैं इसके बाद सब आपको बताता हूँ। मैं ग्राउंड के बारे में हमारे हसन साहब बताएंगे उनको एक एक चीज़। जैसे आपको बताया गया है कि जंप करना है, तो एक देखेंगे शुरू में 6 मीटर दिखा हुआ है, ये 6 मीटर है।
ये 6 मीटर इसलिए होता है कि जो भी शूटिंग करेंगे बाहर से वो 6 मीटर के बाहर से होना चाहिए। वो जहाँ लाइन कटिंग हुआ उसको गोल नहीं दिया जाएगा। ऑलवेज जो भी शूटिंग करेगा वो 6 मीटर के बाहर से मारेगा। उसके बाद आप देखें जस्ट उनके पीछे ठीक 9 मीटर है। 9 मीटर इसलिए दिया जाता है कि 6 मीटर और 9 मीटर के बीच में जो भी फॉल होगा वो स्टार्ट होगा 9 मीटर के बाहर से। इस बीच में जो भी फॉल होगा उसको स्टार्ट होगा 9 मीटर के बाहर से। उसके बाद आप जाएंगे तो जस्ट 6 मीटर के ऊपर एक 7 मीटर है। 7 मीटर वो है जहाँ पे पेनल्टी दिया जाता है। पेनल्टी वहीं से प्लेयर पेनल्टी वहाँ से 7 मीटर से मारेगा। उसके बाद आप देखेंगे 7 मीटर उसको कटिंग होगा, जो भी कटिंग होगा पैर से उसको कटिंग दिया जाएगा, वो गोल नहीं हो सकता है, इसलिए उसके बाहर से मारना है। उसके बाद तुरंत अंदर आ जाइए, एक 4 मीटर का लाइन दिया हुआ है। 4 मीटर का लाइन इसलिए दिया हुआ है कि गोलकीपर जब भी पेनल्टी मारा जाएगा गोलकीपर उससे बाहर नहीं जा सकता है। गोलकीपर का एरिया वही है, पेनल्टी का बाहर जाने से गोल नहीं होगा, तो इसके बाद रहेगा। उसके बाद जैसे ही गोलकीपर का और इसके पेनल्टी खत्म होगा तो गोलकीपर विदाउट बॉल बाहर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अंदर ही उसका विदाउट बॉल जा सकता है, अंदर नहीं आ सकता है। तो ये मोटा। उसके बाद आपको सीधे लेके आते हैं ग्राउंड की तरह गोलकीपर के एरिया में। मैं आपको पोजीशन के बारे में बताऊंगा। जैसे अटैक में जैसे हसन साहब खड़े हैं, ये एक पोजीशन है, ये होगा नंबर 7 है। उसके आगे खड़े होंगे वो होगा नंबर 4। उसके आगे चले जाएंगे वहां पे होगा नंबर 3। उसके आगे आ जाएंगे तो वहां पे होगा पोजीशन नंबर 2। उसके बाद जो जहां खड़े हैं आप देख सकते हैं वो होगा 5। उसके बाद आएंगे इधर, ये पोजीशन होगा 6 पोजीशन होगा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है 6, चूंकि वो अपने डिफेंडर के बीच में रहते हैं, उनको 2 आदमी पकड़ता है। वो बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है, उसको पकड़ना, पकड़ के डाइव करके अंदर गोल मारना है और पूरे मोमेंट को वो क्रिएट करते नहीं, अंदर ही डिफेंस के बीच में ही रहते हैं वो। तो वो जो नंबर 6 है बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो आपको पोजीशन के बारे में ही मैंने पूरा डिटेल्स बता दिया है। अभी जैसा कि मैंने आपको पूरे ग्राउंड के बारे में बता दिया, एक एक पोजीशन के बारे में बता दिया, अब बारी है आपको मैं गोल पोस्ट के बारे में बता दूं। गोल पोस्ट का मैं बता दूं कि ये गोल पोस्ट है, देख सकते हैं आप। गोल पोस्ट इसकी जो लंबाई है ये 2 मीटर की है और इसकी चौड़ाई है वो 3 मीटर की है। ये पूरा देख सकते हैं, ये है, इसी के अंदर खेला जाता है। गोलकीपर का यही दायरा है, गोलकीपर इससे बाहर नहीं जाते हैं। जो भी शूटिंग होगा वो गोलकीपर यही एरिया है। जो इसकी लंबाई और चौड़ाई आपके सामने आप देख सकते हैं। हर पोजीशन से मारेंगे और गोलकीपर मूवमेंट करते हैं। अगर सपोज 7 से शूटिंग हो रहा है तो 7 पे खड़े होंगे, 2 4 से हो रहा है 4 पे रहेंगे, 3 पे हो रहा है। अपना मोमेंट प्लेयर के बॉल के हिसाब से अपना मोमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये गोलकीपर एरिया, इसके अंदर अगर जाता है तो रेफरी द्वारा गोल दिया जाएगा। जैसे मेरे कलीग ने सब कुछ आपको बता दिया समर कैंप के बारे में, यहाँ पे कैसे कैसे लगता है, कब है। यहाँ पे हर साल समर कैंप लगता है जिसमें करीब 1000 से 3000 तक बच्चे आते हैं। और पर्टिकुलर हैंडबॉल में अभी यहाँ पे कम से कम 150 बच्चे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। बट इस बार नहीं हो रहा कोरोना की वजह से। इस बार हम लोग डिजिटल के माध्यम से आपके घर तक जाना चाह रहे थे, हम लोग पहुँचेंगे आपके घर तक ज़रूर। और आपको हम बताना चाहते हैं कि इस ग्राउंड के जैसे हम लोग समर कैंप हर वीक वाइज होते हैं, 20 डेज़ का समर कैंप लगता है, जिसमें बच्चों को एक एक वीक के बारे में बताते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पे आए ग्राउंड में आते हैं, उनको खड़ा करा जाता है, उनको सेफ्टी के बारे में एक एक चीज़ बताएंगे हम लोग कि कैसे खड़ा होना है, कैसे डिसिप्लिन है, घर में रहते बड़ों से कैसे बात किया जाता है, एक एक चीज़ उनको बताते हैं। उसके बाद उन बच्चों को फर्स्ट वीक में पूरा वार्म अप कराते हैं। वो लोग को बोलते 10 मिनट का वार्म अप करें, उनको वॉच करते हैं कौन बच्चे इसमें कैपेबल है, कौन बच्चे आगे जा सकते हैं। तो उनको वार्म अप में ही देखते हैं हम लोग, वार्म अप करते हैं। उसके बाद उन बच्चों को वार्म अप कराने के बाद उनको एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज टॉप टू बॉटम, जैसे हेड रोटेशन, नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, हिप रोटेशन, लेग रोटेशन, ये सब एक एक चीज़ बताते हैं ताकि जो बॉल पासिंग होगा और उनको कुछ भी हो तो उनको इंजरी नहीं हो।
आराम से पासिंग कर रहे, आराम से चेस्ट लेवल पास कर सके। और ये कंटिन्यू 1 वीक चलता रहेगा। और साथ में आपको बताएं कि जब ये होगा तो मैंने उनको बताना है कि फर्स्ट वीक में जब स्टार्ट होता है तो पासिंग करना है, तो जस्ट सिंपल उनको पास देते हैं ऐसे करके, फिर वो हमें देते हैं, तो एक पासिंग का फ्लो चलता है। तो क्या करते हैं हम लोग, 20 पास, फिर 30 सेकेंड ब्रेक, फिर 20 पास, फिर 15 सेकेंड ब्रेक, फिर 20 पास। ऐसे क्या होता है कि उनको शोल्डर में लोड भी नहीं आएगा और पूरा पास करेंगे, बीच में ब्रेक होगा। उसके बाद फिर एक हम लोग माइनर गेम खिलाते हैं ताकि एक इंटरेस्ट उनको पैदा हो कि हैंडबॉल क्या है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में जब जाते हैं तो फिर सेम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे 10 मिनट का वार्म अप होता है तो उनको हम लोग 20 मिनट का वार्म अप कर देते हैं। उसके बाद फिर पासिंग जो होता है 20 बॉल करके 10-10 मिनट का 20, उसको हम लोग करके बढ़ा के 30 पासेस करते हैं, 30 पास। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि उसको नेक्स्ट वीक में हम लोग ड्रिबलिंग में ले जाते हैं। जस्ट ड्रिबलिंग करते करते पूरा ग्राउंड में यहाँ से वहाँ तक 40 मीटर तक जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे। फिर ऐसे टाइम 5 टाइम करने से उनका भी पल्स रेट चेक करते हैं क्या पोजीशन है, तो उनको वो सब देखते हैं कि उनको इंजरी भी नहीं हो, उनको प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बाद हम लोग जाते हैं थर्ड वीक में क्या करते हैं, उनको इसी वीक में दौरान में उनको हैंडबॉल के बारे में भी बताते हैं कि हैंडबॉल कैसे खेलना है, हैंडबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, सब वो भी मैं बता दूंगा। और उनको गेम के बारे में भी बताते हैं। तो थर्ड वीक में क्या करते हैं, उनका जो रिपीटेशन वो बढ़ाते जाते हैं। कभी उनका 40 जैसे थ्रो हो रहा था 30 मीटर, अब उनको हम लोग पासिंग जितना अच्छा पास करेंगे उनका पावर शोल्डर में आएगा तो शूटिंग करने में आराम होगा, तो उनका शूटिंग बढ़ाते हैं। उनको गेम खिलाते हैं थर्ड वीक में, उनको ड्रिबलिंग पूरा कराते हैं, उनको मैन टू मैन कैसे डिफेंस होता है वो होता है, कैसे शूटिंग होता है, एक एक चीज़ उनको बताते हैं। तो ये चीज़ बताने से क्या होता है, जैसे अब मैं आपको मेरे कलीग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पासिंग कैसे होता है। जैसे हसन साहब हैं, उनको बता दें, देखिए हैंडबॉल में पासिंग ऐसे होता है, देखिए वो भी पास करेंगे, ये एकदम एक पोस्चर ही होगा हैंडबॉल का, ठीक है। उसके बाद आपको बता देंगे ड्रिबलिंग कैसे होता है। ये ड्रिबलिंग करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे पूरा लास्ट तक, वहाँ तक ऐसे ड्रिबलिंग करके जाएंगे और ड्रिबलिंग करके ग्राउंड से वापस भी आएंगे। उसके बाद उन्हीं के बाद देखेंगे कि 1-to-1 पास शूटिंग कैसे होता है। वहाँ ग्राउंड के जो दागी दिया हुआ 6 मीटर का, उसके बाहर देखेंगे कि कैसे शूटिंग होता है। तो इसको हम लोग शूटिंग 1, 2, 3 जंप करके शूटिंग करते हैं। हसन साहब आपको बताएंगे कैसे शूटिंग करना है। देखिए आपकी शूटिंग कैसे होता है। उसके बाद एक गोलकीपर का पार्ट आएगा कि गोलकीपर कैसे एक्सरसाइज करते हैं। गोलकीपर को बताया जाता है कि आपको सेफ्टी में एडी, जब गोल शूटिंग होता है तो हो सकता है आपको इंजरी हो जाए, तो जो सेफ्टी है एडी गार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे कोई भी लड़के अगर खेल रहे हैं तो उनको एडी गार्ड लगाने से क्या होगा कि सेफ्टी को हम लोग ध्यान रखते हैं, उनको कोई इंजरी नहीं, कोई चोट नहीं लो, हम लोग एक्स्ट्रा रखते भी है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे हसन इमाम साहब गोलकीपर के बारे में भी कुछ जानकारी ज़रूर आपको देंगे, तो इसके बाद आपको गोलकीपर के बारे में भी थोड़ी बताएंगे। आइए मैं सबसे पहले गोलकीपर को किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए उसके बारे में बता दूं। तो सबसे पहले गोलकीपर का जो ये पोजीशन के बाद ये 1, 2, 3, 4 ये गोलकीपर का फिटनेस पे है। आप ये एक्सरसाइज करने के बाद जितना एक्सरसाइज ये कीजिएगा इससे आपका फिटनेस बढ़ेगा और आप अच्छी तरह से बॉल को रोक पाएंगे। दूसरी बात है गोलकीपर का पोजीशन। जो गोलकीपर का जो पोजीशन होता है, फर्स्ट बार से वो गोल ना खाए, ये उसका पोजीशन होता है। पैर, एक पैर इधर, ये एक। अगर गोलकीपर फर्स्ट बार से गोल खाता है तो वो हैंडबॉल का अच्छा कीपर नहीं कराएगा। लेकिन अगर सेकंड बार में कोई खिलाड़ी गोल मारने के प्रयास करता है, अगर उसको ही रोकता है, अगर रोक लिया तो उसके क्रेडिट है, लेकिन अगर खिलाड़ी ने मार दिया तो वो खिलाड़ी का पार्ट में जाएगा कि वो अच्छा खिलाड़ी है इसलिए उसने गोल मारा। उसी तरह से 7 के बाद इस पोजीशन में 4 PP, 7, 2 का पोजीशन, ये एक एक पोजीशन है। कभी कभी कोई खिलाड़ी काफ़ी दूर से गोल मारने का प्रयास करता है तो वो गोलकीपर को अलर्ट रहना पड़ता है हर टाइम, हर पोजीशन के लिए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी गोल मार सकता है, चाहे PP हो, चाहे नंबर 2 पोजीशन हो, चाहे 4 या 5।
तो गोलकीपर को ये मोमेंट ज़्यादा करते रहना चाहिए जिधर जिधर बॉल जा रहा है, ताकि उसको मन आने में लेट ना हो। ये पोजीशन गोलकीपर का हमेशा रहेगा, गोल जिधर जिधर पास जा रहा है बॉल के साथ साथ, ताकि कहीं से शूटिंग हो तो बॉल का बचाव कर सके। घर में अगर आप कीपिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसके लिए स्ट्रेचिंग सबसे अच्छा एक्सरसाइज है, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप ये एक्सरसाइज है, उसके बाद आप लेट जाइए। लेटने के बाद ये पूरा जितना जो हमारे यंग गोलकीपर होते हैं वो बॉल लेकर के, बॉल दे दो फिरोज, आप फिर बॉल देना। ये हमारे कलीग फिरोज खान है जो हमको एक्सरसाइज कराएंगे। ये जैसे ये फिर कभी कभी हमको पैर के साथ जाना पड़ेगा, ये पैर के साथ। आप ये जो मैंने एक्सरसाइज बताया इसको आप 3 सेट करिए, एक सेट कम से कम 3 बार होना चाहिए, तो उसमें आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा और आपके फिटनेस के हिसाब से आप एक अच्छा गोलकीपर बन सकते हैं। जैसा कि मैंने एक एक चीज़ आपको हैंडबॉल के बारे में बता चुका हूं, अब मैं ऐसे ऐसे चीज़ बताया हूं जो आप घर में आसानी से सीख सकते हैं। ड्रिबलिंग के बारे में आराम से घर में कर सकते हैं। जो पासिंग के बारे में अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं मिलता तो जस्ट एक दीवार होगा, छोटा सा दीवार में मार के, दीवार में मारेंगे रिबॉन आएगा, फिर दीवार में मारेंगे फिर रिबॉन आएगा, ये हो सकता है। ये पासिंग का सबसे अच्छा है। ड्रिबलिंग के लिए अगर आप जहाँ खड़े हैं वहीं पे ड्रिबलिंग, साइड साइड ड्रिबलिंग कर सकते हैं। शूटिंग के लिए जस्ट जहाँ वहीं है वही एक स्टेप किया, जंप करके, जैसे बताया गया कि जंप करके शूटिंग करना है आपको, जस्ट जहाँ खड़े हैं बस वहीं से जंप करके एक प्रैक्टिस होना चाहिए। पासिंग का वहीं, शूटिंग के लिए भी आपको कोई ऐसा जगह नहीं, दीवार में एक टारगेट लगा लिए उसमें करके शूटिंग कर रहे हैं। और इसके बाद मैं बता दूं, ये तो टोटल डिटेल्स आपको बता दिया गया। जैसे हैंडबॉल 2 प्रकार के होते हैं, मेन एंड वोमेन। तो मेन बॉल का जो वजन होता है ये 425 ग्राम से लेके 475 ग्राम, और वोमेन का जो होता है 325 ग्राम से 375 ग्राम इसका वेट होता है। और बहुत ही सिंपल गेम है जो घर में सीख सकते हैं आप। जो यहाँ आते थे समर कैंप में, ये डिजिटल के माध्यम से आपके घर तक जा रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको देखिए और इससे बहुत कुछ आपको हैंडबॉल के बारे में मालूम होगा और हैंडबॉल सीखने का मौका मिलेगा और आपको फिटनेस को करने को भी मौका मिलेगा। फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप घर में रह के आप इस माध्यम से आप फिटनेस भी ला सकते हैं और हैंडबॉल के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और हैंडबॉल सीख सकते हैं। मेरा नाम संजीव है और मैं जे टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स कोच हूँ। कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ से आपको स्टार्ट करने से पहले आपको वार्म अप परफॉर्म करना होता है, बट आप अच्छे वार्म अप करने के बाद में, अच्छे से परफॉर्म करने के बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको कूल डाउन भी अच्छे से करना है। कूलिंग डाउन जस्ट लिम्बरिंग डाउन। आप अपने सारी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के बाद में आपको जस्ट नॉर्मल वॉक करना है। इजी जो भी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, आर्म रोटेशन, इजी लाइट, बिल्कुल आपका मूवमेंट्स बिल्कुल भी स्लो होगा। फॉरवर्ड बेंडिंग वॉक करना है, देन अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग, फिर थोड़ा सा वॉक करना है। आप ऐसे करके वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लो जॉग कर सकते हैं, वेरी स्लो जॉगिंग, जहाँ पे आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, बिल्कुल स्लो हो जाए। आपको कूलिंग डाउन के टाइम पे आपको जब लगे कि क्या बोलते कहीं पे भी आपको स्टिफनेस आ रहा है, क्वाड्स में आ रहा है, हैम्स में आ रहा है, तो उन्हीं एरियाज़ को फोकस करके आप उनको स्ट्रेच करेंगे। जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो आपके मेजर सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स ग्रुप्स हैं क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग, तो किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको डेफिनेटली, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग में डेफिनेटली आपको वो सोरनेस या फिर स्टिफनेस आपको फील होगा। तो मैं आपको सिर्फ बैठकर आपको कुछ फ्यू एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा जो आप कूलिंग डाउन के टाइम पे आप कर सकते हैं। जस्ट आप अभी बैठ जाएंगे, रिलैक्स रिलैक्स करना है आपको हैमस्ट्रिंग्स को, देन स्ट्रेच, देन बटरफ्लाई, and then sideways,
देन चेंज। अपर बॉडी को स्ट्रेच करना है स्लोली। बस आपको जहां भी आपको लग रहा है कि आपको स्टिफनेस है, बस उन्हीं एरियाज को आपको फोकस करना है कूलिंग डाउन पे। एंड वेरी लाइट, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको वार्मिंग अप में आपने जो किया था उसके ठीक ऑपोजिट आपको कूलिंग डाउन में करना है।